बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे वो सारे एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो शुरू के 4 से 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद छोड़ जाते हैं। तो शुरू के 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम छोटी छोटी बातों को कलेक्ट कर रहे होते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आगे जाकर जब हम उस छोटी छोटी बातों को आपस में मिलाते हैं तो फिर टॉपिक समझने में भी मज़ा आता है और समझाने में भी मज़ा आता है। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो भी हम टॉपिक, जिस भी टॉपिक की हम वीडियो बनाएं तो उसमें कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कौन कौन से फिनोमेनास होते हैं, जिसमें आज जो हमने पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम आएंगे, फिर उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बताएंगे, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आएंगे, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी कि अगर इंटेंसिटी को चेंज करें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जो हम लाइट जो हम फॉल करवा रहे हैं अगर उसकी इंटेंसिटी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या होगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, उसके बाद वर्क फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास होंगी वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आपको समझ आ जाता है, पता चल जाता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आगे वाले तीनों टॉपिक्स आपके लिए हलवा हैं, ये वाला मिलाकर। तो देखिए, सबसे पहले गैमा रेज इसमें आती हैं, एक्स रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, विजिबल रेज आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं और रेडियो वेव्स आती हैं। तो इसी तरतीब के साथ आपने स्पेक्ट्रम को याद करना है। सिर्फ 7 नाम है, इसको किसी तरीके से याद कर लें बिल्कुल तरतीब के साथ। तो इसमें देखिए, हमने कहा है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, तो उसमें तो 7 आ रही हैं। तो देखिए, जब गैमा रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो जो फिनोमेना हमें मिलेगा वो होगा पेयर प्रोडक्शन। ये भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। अगर एक्स रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो जो फिनोमेना होगा वो कॉम्पटन इफेक्ट होगा। ठीक है, ये भी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे। और जो ये 3 है, यूवी रेज, विजिबल और इंफ्रारेड रेज, ये तीनों रेडिएशन जो है ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती हैं। ये वाली तीनों रेडिएशन माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद रेडियो वेव्स हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो रेडिएशंस हैं इनमें किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स की याद रखना है कि जो एनर्जी होती है, रेडियो वेव्स की एनर्जी वो सबसे कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो हमारे पास एनर्जी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसकी सबसे कम होती है। लेकिन इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तरतीब याद रखनी है। अब ये किस तरह से आएंगे, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, F=c/λ। तो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो इसका लैम्डा ज़्यादा है लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे एक हमारे पास रिलेशन आता है E=hf और इससे आता है hc/λ। ठीक हो गया जी। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस करके
आ चुके हैं। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू HF, और F की जगह C बाई लैम्डा पुट करें तो C। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अगर एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास आता है, रेडियो वेव्स की एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी। यानी कि अगर मैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की सेंस में बात करूं तो इसकी एनर्जी, माइक्रोवेव्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, विजिबल की उससे ज़्यादा, यूवी रेज की उससे ज़्यादा, एक्स रेज की उससे ज़्यादा, और गैमा रेज की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो गैमा रेज की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। वेवलेंथ के साथ क्या होगा, वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा है, माइक्रोवेव्स की कम, इंफ्रारेड की कम, विजिबल की कम, यूवी रेज की कम, एक्स रेज की कम, गैमा रेज की सबसे कम। तो गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैमा रेज है, इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और ये हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, इनकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, गैमा रेज की वेवलेंथ कम है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें याद है तो सब ओके है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए, फिर लेक्चर में मज़ा आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है और मेटल में हमें पता है कि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस पे हमने क्या कि लाइट फॉल करवाई, लाइट फॉल करवाई, लाइट फॉल करवाई। लाइट में आपको पता होना चाहिए कि फोटॉन्स होते हैं। लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। अब फोटॉन्स क्या है, फोटॉन का याद रखें कि फोटॉन का जो रेस्ट मैस है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो भी हमारे पास न्यूट्रल होता है, मतलब ज़ीरो होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फोटॉन क्या हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली उसका कोई मैस भी नहीं होता और फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। अगर फोटॉन के पास ना मैस है ना फोटॉन के पास चार्ज है तो उसके पास क्या है, अंडे वाला बर्गर है। फोटॉन के पास ना मैस है ना फोटॉन के पास चार्ज है तो उसके पास क्या है, फोटॉन के पास एनर्जी है। फोटॉन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो अगर आपसे कोई पूछे फोटॉन के पास क्या है तो आपने कहना है फोटॉन के पास एनर्जी है, जैसे शॉपर वाला एनर्जी का शॉपर होता है। ठीक है, तो फोटॉन के पास एनर्जी है। तो लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। अब जब वो मेटल सरफेस पे पड़ेंगे, जब वो मेटल सरफेस में पड़ेंगे तो मेटल सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फोटॉन क्या करेंगे, ये जो लाइट इस पे पड़ रही है, मैंने कहा था लाइट में फोटॉन्स हैं और फोटॉन्स के पास क्या है, एनर्जी है। अब वो एनर्जी जब वो फोटॉन जब इन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे और खुद डिसअपीयर हो जाएंगे। क्यों, उसके पास सिर्फ एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे और खुद डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस के, ये वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एमिट हो जाएंगे, ये वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट हो जाएंगे। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया, तो इस पे जाके और भी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तो पूरा टॉपिक पढ़ा है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आगे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आएगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। तो अगर डेफिनेशन में आपने देखा है कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट, मतलब फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और ऊपर जाते जाते फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और सिर्फ ये 3 रेडिएशंस हैं जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती हैं। डिफरेंट मेटल्स पे डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स जो हैं वो इंफ्रारेड रेज पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देती हैं, कुछ मेटल्स विजिबल पे देती हैं, कुछ मेटल्स यूवी रेज पे देती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सूटेबल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? देखिए लाइट जिस फ्रीक्वेंसी की पड़ रही है, अब हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल आएगा, ठीक है, इतना शरीफ नहीं है वो कि जो भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मेटल सरफेस पे फेंके तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसी मेटल है कि जिस पे सिर्फ यूवी रेडिएशन फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जब यूवी रेडिएशन फेंकेंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तब इतनी एनर्जी उसके फोटॉन्स में होगी कि वो अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को दें और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। याद रखें कि इनमें भी फोटॉन्स होते हैं, इसमें कम एनर्जी का फोटॉन, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, गैमा रेज में हाई एनर्जी का फोटॉन होता है। तो ये कोई मेटल सरफेस है, मैंने इंफ्रारेड रेज फेंकी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए, विजिबल फेंकी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए, यूवी रेज फेंकी, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसमें आपने देखा कि इस फ्रीक्वेंसी पे भी फोटॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। यानी कि इससे हमें पता चला कि मेटल सरफेस पे हर फ्रीक्वेंसी डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, सिर्फ उस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे से बाहर आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इसको हल्का सा फिर थोड़ा सा कह देते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देने वाला हूँ कि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मान लें कि इलेक्ट्रॉन 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बाहर आएगा, ये कोई ऐसी मेटल है। तो अगर मैंने 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फेंकी, 7 फेंकी, 8 फेंकी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जैसे 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फेंकी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए है, ठीक है। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे बाहर आएगा, हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएगा। कुछ जो है वो विजिबल पे भी आ जाते हैं, कुछ मेटल्स के, कुछ ये इंफ्रारेड पे आ जाते हैं, कुछ मेटल्स के, लेकिन मेटल्स पे डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या यहाँ पर लिख भी देते हैं कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अक्सर इसकी डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required, the minimum frequency required to eject an electron from metal surface is called थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। तो इसके बारे में आगे भी जाकर और भी डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे भी पहले हम कुछ अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाई हुई है, तो पहले उस पे आते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। अब एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, ये कैथोड है। और एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और हमने कहा कि ये क्या है, ये एनोड है,
ठीक है। तो एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, बैटरी से वो अटैच है, और ये हमने एमीटर करंट की डिटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने कोई लाइट सोर्स रखी कि जिसमें से लाइट एमिट होगी और इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, कैथोड प्लेट के ऊपर पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये लाइट है, यूवी रेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यूवी रेज की लाइट है। तो यहाँ से लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ेगी। अब हमें पता है कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस एनोड पे पहुंचेंगे तो एनोड से पास होते हुए इस तरह से सर्किट में मूव करने लग पड़ेंगे, इस तरह से सर्किट में मूव करने लग पड़ेंगे, और हमें एम मीटर में करंट की डिटेक्शन शो होगी, ठीक है। यानी एम मीटर हमें फिर बताएगा कि करंट सर्किट में से पास कर रहा है। तो जो करंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो फ्लो होता है, उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसीज की इस मेटल सरफेस में पड़ी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, एनोड ने उनको अट्रैक्ट किया और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्किट में मूव करने लग पड़े, और हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है, करंट होता है। तो इस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो हमने फिर ऑब्जर्व किया कि जैसे यहाँ से मैंने लाइट को ऑफ कर दिया, मतलब लाइट को उसके ऊपर फॉल करवाना बंद कर दिया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी एमिट होना बंद हो गए। यानी ये वाला करंट किसकी वजह से है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से है। तो इस वजह से हमने इसको कहा कि ये करंट कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हम क्या देखते हैं, उसका थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तफसील के साथ आते हैं। तो देखिए मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है ये, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, कुछ यहां पर हैं, कुछ यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब जब यहां पर लाइट इस पे पड़ेगी, यहां पर लाइट इस पे पड़ेगी, फोटॉन्स इसके ऊपर पड़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल है कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर से क्या होंगे, एमिट हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल फोटॉन्स है, इसको एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, यहाँ से एमिट हो गया। अब फिर किसी फोटॉन ने इसको एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। तो कोई फोटॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा और इसको एनर्जी दी, तो ये भी क्या हो गया, एमिट हो गया। तो जो समझाने वाली बात है कि अगर ये मेटल सरफेस है, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की ऊपर वाली सरफेस से एमिट होंगे, उसकी सरफेस के से एमिट होंगे, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर से एमिट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर डीप जाकर यहाँ अंदर से एमिट होंगे, और वो जो फोटॉन है जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको बाहर आने के लिए जो मेटल के अंदर एटम है उसे लड़ भिड़ के बाहर आना पड़ेगा। ऐसा ही है, देखिए जो मेटल के सरफेस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जब उसको एनर्जी मिलेगी वो तो एकदम आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है मेटल के डीप जाकर, वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको बहुत सारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन से लड़ भिड़ के आना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यानी इससे हमें पता चला कि मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। जो मेटल की ऊपर वाली सरफेस से एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जो मेटल के अंदर से एमिट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि जो मेटल के ऊपर वाली सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनको लड़ भिड़ के नहीं आना पड़ रहा, या लड़ भिड़ के आना भी पड़ रहा है तो कम लड़ाई कर रहे हैं वो। लेकिन जो अंदर वाली मेटल की सरफेस एमिट हो रहे हैं उससे बहुत सारे एटम और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टकरा के तो फिर मेटल से बाहर निकलना पड़ता है, तो कुछ एनर्जी उसकी तो मेटल के अंदर ही ज़ाय हो जाती है,
ठीक है। तो जब वो इस मेटल से बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन विच आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक हो गया। तो ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, कि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है तो सारे बंडल से इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो सकती है। ठीक है। तो वो चीज सारी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं वो कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी। कम वालों की बात नहीं कर रहे, जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं हम उनकी बात करें कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो सकती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमने इसी फिनोमेना से डिस्कस करने की कोशिश की है कि वो हम कैसे फाइंड करें। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो एनोड है, जो हमारे पास ये एनोड है, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, मतलब बैटरीज के टर्मिनल को इस तरह रिवर्स कर देते हैं। पहले बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव अटैच था, अब यहाँ पर ये नेगेटिव अटैच है और यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक है। तो पहले एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ था, अब एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ। बताएंगे कि क्यों दिया हुआ है। ठीक है। यानी अब एनोड पे क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है। तो अब अगर एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ आ रहे हैं अब उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा कि मुझसे दूर जाओ। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा। और ये जो हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया है ये वेरिएबल पोटेंशियल है, मतलब मैं इसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ। किस तरह से कम या ज्यादा? मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पर हम एक लगा देते हैं रियोस्टेट। आपको पता है कि रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है कि और रियोस्टेट से हम जो पोटेंशियल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक रियोस्टेट लगा देते हैं और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको इधर उधर मूव करके हम जो एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब होगा क्या, वर्किंग इसकी किस तरह से होगी? देखिए, जब मैंने इसको कम पोटेंशियल दिया है, जब मैंने इसको कम पोटेंशियल दिया है तो फिर क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। कम जब मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 10 में से जो फॉर एग्जाम्पल ये 2 इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। किस तरह से? नेगेटिव पोटेंशियल दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स बेचारों की एनर्जी कम होगी, मैंने कहा था ना सबकी सेम नहीं होती जो मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स बेचारों की एनर्जी कम होगी उनको तो ये रोक लेगा, एनोड क्या करेगा, रोक लेगा। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर होने के बावजूद फिर भी यहां से गुजर जाएंगे। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठहरो भाई, करते हैं तुम्हारा इलाज। मैंने यहां से नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया, यानी जो एनोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है ये मैंने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, पहले हमने अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां से भेज रहे थे और 10 में से 8 जो इलेक्ट्रॉन थे वो पास कर गए थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बेचारों की इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो यहां से पास कर सके। अब जब मैंने यहां से नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया है तो अब क्या होगा कि यहां से 8 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बेचारों की एनर्जी कम होगी और वो उस नेगेटिव पोटेंशियल से रुक जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इस नेगेटिव पोटेंशियल को अब भी क्रॉस कर जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि अच्छा जी 10 में से 5 तो रुक गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन की अभी भी काइनेटिक एनर्जी बहुत है हमारे पास, वो ज्यादा है और उनको हम नहीं रोक पा रहे। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया। मैंने कहा था ना वेरिएबल है, रियोस्टेट की मदद से हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाया। जब नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाया तो जो 5 इलेक्ट्रॉन यहां से एनोड से गुजर रहे थे और सर्किट में मूव कर रहे थे, अब वो 5 इलेक्ट्रॉन भी यहां से फ्लो होना बंद हो गए। यानी कि इतना मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन इसको पास नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। तो उस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से पास ना कर पाए, एनोड को पास ना कर पाए, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। इसकी एक आसान सी आपको एक और एग्जांपल देते हैं, बस उसके बाद आगे चलते हैं, बोर नहीं होना।
तो देखिए फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है और वहाँ से 3 बंदे आ रहे हैं। 3 बंदों में से एक पतला बंदा है, एक उससे मोटा है, एक उससे मोटा बंदा है, ठीक है, मतलब साइज में उनके डिफरेंस हैं। और यहाँ पर मैंने पतला बंदा एक खड़ा किया, पतला सा बंदा, उन तीनों को रोकने के लिए। अब ये पतला बंदा क्या करेगा, उन तीनों में जो सबसे पतला है उसको तो रोक लेगा, लेकिन दूसरे 2 को नहीं रोक पाएगा और वो इसको क्रॉस करके गुजर जाएंगे। ठीक हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैंने फिर क्या किया कि इस पतले बंदे के साथ एक मोटा बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है, एक मोटा बंदा खड़ा कर दिया। अब फिर से वही 3 वहां से आ रहे हैं। अब क्या होगा, एक पतला बंदा और यहाँ का जो एक मोटा बंदा था, ये 2 को रोक लेंगे जो वहां से एक पतला और एक मोटा बंदा आ रहा है, ठीक है। वहां से 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 खड़े हुए हैं, तो ये 2 उन तीनों में से 2 को रोक लेंगे, एक फिर भी पास कर जाएगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने एक पतला बंदा इधर खड़ा किया था, एक मोटा बंदा खड़ा किया था, अब एक उससे भी ज्यादा मोटा बंदा एक और 3 खड़ा कर दिया। तो अब यहां पर भी सेम वही हो गया, पतला बंदा, मोटा बंदा और मोटा बंदा, और वहां से भी जो आ रहे हैं पतला बंदा, मोटा बंदा और मोटा बंदा, जो तीनों वहां से आ रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये 3 उन तीनों को आराम से रोक लेंगे, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, के जिस पे सारे वो वहां से आने वाले रुक जाएं। तो सेम यहीं पर भी हम यही कुछ कहानी कर रहे हैं, कम पोटेंशियल दिया तो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी वो गुजर गए, ज़्यादा पोटेंशियल और दिया तो फिर जो हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन इसको पास कर पाए क्योंकि उनकी एनर्जी अभी भी ज़्यादा थी। फिर मैंने और ज़्यादा पोटेंशियल दिया और इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे दिया कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करके नहीं जा पा रहा और सर्किट में मूव नहीं कर रहा, यानी करंट 0 हो गया। तो जिस पोटेंशियल पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास ना कर पाए उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप डिफाइन किस तरह से करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बिकम 0, ठीक है, इन विच नो इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द एनोड। तो सिंपल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बिकम 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी हाफ mv² मैक्सिमम, ठीक है। हम ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी ले रहे हैं, मैक्सिमम वाली, ठीक है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू V0E। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, V0 वो पोटेंशियल है जो हम इसको यहां से दे रहे हैं, जो हम बार बार कभी इंक्रीज कर रहे हैं कभी डिक्रीज कर रहे हैं। V0 वो पोटेंशियल है। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतना ही हमने उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में से चलना बंद हो गए, ठीक है, फ्लो होना बंद हो गए। तो उस पोटेंशियल को हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इक्वेशन है, समझ आनी चाहिए, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू V0E, कि इतनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इतना पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड है। V0 पोटेंशियल है, E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा इजी वे में कैसे समझाएं, ठीक हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा इजी वे था। अब नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ उन्हें अक्सर समझ नहीं आता, लेकिन सिर्फ आधी आधी आपको लाइन बताएंगे और उस आधी लाइन में ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सिर्फ आधी आधी लाइन दोनों ग्राफ के लिए। तो वो आधी आधी लाइन क्या होगी वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, कैसे हम उसको इंक्रीज वगैरह करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं। तो देखते हैं ना भाई। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। एक तो मेरी राइटिंग, ये ग्राफ। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिया, वाई एक्सिस पे करंट लिया। कौन सा करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए पी से हम शो कर रहे हैं। और यहां पर हम पता है पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो देखिए एक्स एक्सिस के इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर हम इस ग्राफ में करेंगे क्या, देखिए हम ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इस कैथोड प्लेट पे पड़ रही है, हम इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रखेंगे। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे और हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ाने से। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो इन तीनों चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या मुराद है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या मुराद है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो अगर मैं कहूं कि मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो पहले हमने कहा कि इंटेंसिटी, मैंने सबसे पहले इंटेंसिटी इतनी ली, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतनी है, इसको मैं I1 का नाम दे रहा हूं और फिर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाकर इतना कर दिया और इसको मैं I2 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, कंडीशन हमने कौन सी ली है कि इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो देखिए मैंने ऑब्जर्व किया कि I1 इंटेंसिटी पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो इतनी है। I1 इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो इतनी है, V0। ठीक हो गया, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल जितना बढ़ाते जाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अचीव आस्ता करते जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। I2 पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि I2 पे भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो इतनी है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सिर्फ आधी लाइन में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा समझ ले, पूरी जिंदगी नहीं आपको इंशाअल्लाह भूलेगा। तो अगर ये एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस में हमें पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और मान कि इसमें मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल करवाई और उस लाइट में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 2 फोटॉन्स है, सिर्फ 2 फोटॉन्स है। ठीक है, ये हमारे पास है उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, उस लाइट में ये क्या है, सिर्फ 2 फोटॉन्स हैं। अब कंसीडर कर लें कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। फोटॉन क्या एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो कंसीडर करें कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो 2 फोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं यहां पर 2 के बजाय 4 फोटॉन फेंकूं तो 4 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल निकल आएंगे। तो यहां पर देखें, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मतलब चार्जेस भी हमें ज़्यादा मिलते जा रहे हैं और चार्जेस का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है। यानी कि इस एक चीज़ तो हमें ये पता चली कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है, तो चार्जेस बढ़ नहीं रहे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ भी तो हमें यही बता रहा है। वाई एक्सिस पे हमने क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना, तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहली चीज जो हमें पता चली कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको IP का से जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP और ये इंटेंसिटी वाला I है, तो IP क्या होगा, बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई। अच्छा, हमने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो बड़े हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े हैं, लेकिन हमारे पास उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, ये हमने ऑब्जर्व किया। और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट रही, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा।
तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से। अब ये वो आधी लाइन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बस इसको किसी तरीके से याद कर लें। इस ग्राफ के लिए कभी भी चीजें नहीं भूलेंगी। अब बताते हैं किस तरह से, दोबारा से इसको रिपीट कर रही है। मैंने कहा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं, किसकी फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूं और इंटेंसिटी को बढ़ाऊं। अब जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रही, कांस्टेंट रही। और जो दोनों इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। बस ये चीजें किसी तरीके से याद आप कर लें। इस ग्राफ में इतना कुछ ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो ये तो था इंटेंसिटी के लिए। लेकिन अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाएं, तो इस डायग्राम को बस जहन में ही रखना है। यहां पर आप मैं इसको रेस करने वाला हूं तो ध्यान इधर बस हो रहे। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाएं और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। यानी अब हम कंडीशन कौन सी लेने लगे हैं, ये इसके लिए है। अब हम कंडीशन लेने लगे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया और इंटेंसिटी को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। मतलब अब हम इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे। और फ्रीक्वेंसी याद रखें कि यूवी रेज की अगर हम लाइट फेंक रहे हैं तो यूवी रेज में फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है। तो यूवी रेज में रहते हुए भी मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। ठीक हो गया। तो ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी जाए तो उसके लिए ग्राफ किस तरह का बनेगा, बाद में देखते हैं कि इस पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी इतनी है, पहले इस पर लिख लेते हैं आई पी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव वी और यहां पर नेगेटिव वी, और इंटेंसिटी हमने क्या रखी है, इतनी। ये इंटेंसिटी है, आई इंटेंसिटी। ठीक हो गया। यहां पर तो हमने देखा ना पहले इंटेंसिटी इतनी, अब इंटेंसिटी इतनी। अब एक ही लाइन है इंटेंसिटी की, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही। तो फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की। हमने ऑब्जर्व किया कि जब फ्रीक्वेंसी इतनी थी, इसको F1 का नाम दे लें, तो उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इतना मिला, यानी इतना सिर्फ V0। और जब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया लेकिन इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, याद रखें इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं हम बढ़ा रहे, उनकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ गया, इतना हो गया। यानी कि इसको हम F2 का नाम दे लें और F2 जो है वो F2 ग्रेटर देन F1 है। ठीक है। अब इस पे सारी डिस्कशन करते हैं। इसमें हमने देखा कि अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हमारे पास IP ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई मेटल सरफेस है, सरफेस है और हमने यहाँ से 3 फोटोन फेंके हैं, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अब इंटेंसिटी तो मैं बढ़ा नहीं रहा, लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो एक चीज ये होगी। अब मैंने क्या किया कि ये जो फोटोन है इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इन फोटॉन्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पहले तो कांस्टेंट थी, अब क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो V0 भी ज़्यादा होगा। तो ये आधी लाइन है इस ग्राफ के लिए है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है,
इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो बस ये आधी आधी लाइन किसी बुक के साइड पे इन ग्राफ के साथ लिख ले, ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है। इससे हमने एक और चीज ऑब्जर्व की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद रखें कि ये जो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे बढ़ा रहे हैं। कम से कम हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो इन ग्राफ में फिलहाल यही चीजें आपने याद रखनी है। और एक और चीज इसमें रह गई थी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम मेटल सरफेस के ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक हो गया। तो उस अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो उस लाइट की इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा ले, जो हमारे पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होगा। ठीक है। इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मैंने कहा था उस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप उस लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी ज्यादा कर लें, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर तभी निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये भी साथ में चीज याद रखनी है। बाकी जब आइंस्टाइन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो ये चीज दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे अगर अभी समझ नहीं आई। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी भी हो गया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इसको यहां पर ही रहने दें। अच्छा, अब देखते हैं कि आइंस्टाइन साहब ने हमें क्या कहा था। देखिए, प्लैंक्स ने हमें कहा था कि एनर्जी पैकेट्स की सूरत में निकलती है और उन्हीं पैकेट्स को फोटोन, आइंस्टाइन ने नाम दिया था फोटॉन्स का। ठीक है। और आइंस्टाइन ने हमें कहा था कि उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू hf होगी। ठीक है। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो उस फोटोन की एनर्जी हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू hf। ये हमें आइंस्टाइन ने कहा था कि उन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं, उसको फोटॉन्स का नाम उसने दिया था। तो अब इसने क्या बताया था, इसने एक चीज टर्म डिस्कस की थी, वो क्या थी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, कई बच्चे इसको भी मुश्किल समझते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान इधर हो, आसान सी चीज है। वर्क फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface is called work function। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब हम इसको समझाते हैं आपको। ठीक है। देखिए, वर्क फंक्शन का जो सिंबल होता है उसको हम फाई से शो करते हैं। वर्क फंक्शन को फाई से शो करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है hf0। फाई इज इक्वल टू hf0, ये वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है। अब इससे क्या मुराद है वो चीज देखते हैं। देखिए, ये मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा ही है। तो इसमें मैंने एक लाइट फेंकी, लाइट फॉर एग्जांपल है कोई भी लाइट, यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल, जो भी, और इस लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। और एक और चीज याद रखें कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी उसका जो सिंबल उसको हम शो करते हैं F0 से, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही कि वो बाहर आए। तो अब मैंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इस इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो एनर्जी भी क्या होगी, फोटॉन्स की बढ़ेगी। तो बढ़ाते 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 एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो गए, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी पे फोटॉन्स के बाद जितनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन, कि जो कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए होती है उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और वो कम से कम एनर्जी कब मिलेगी, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स को वो कम से कम एनर्जी मिलेगी जिस पे वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। दोबारा से इसको आखिरी दफा रिपीट कर रहे हैं। वर्क फंक्शन आसान सी चीज है कि कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड है इस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए उसको हम कहेंगे उसका वर्क फंक्शन। और वो कम से कम एनर्जी कब मिलेगी, जब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब वो कम से कम एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि इसका फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू HF0। और HF0 क्या है, एनर्जी ही तो है, ठीक हो गया। तो F0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको जब H से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी निकल आएगी। और ये कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए उस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। थ्रेशोल्ड पे तो बाहर निकल आएगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो उस पे देखते हैं। देखो यहां पर मेटल सरफेस, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, और अब ये जो हम इस पे लाइट फॉल करवा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा कर दी है। अब क्या होगा, अब देखें इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे तो इनकी अब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकूंगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, देखें HF एनर्जी हमने इसको दी, ठीक है। HF हमने एनर्जी दी, ये फार टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है जो हमने दी है। अब इस टोटल एनर्जी से क्या हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया HF0, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, वर्क फंक्शन हुआ, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ी। ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यानी कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल। और मैं जो फोटोन उसको बाहर से भेज रहा हूँ वो 100 फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। अब भेजा मैंने 100 का और 70 उसको निकालने के लिए यूज हो गया, प्लस 30 उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक हो। होप सो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकती। होप सो कि अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वो किस फार्मूले से निकलेगी, HF माइनस HF0। तो HF0 को मैं फाई लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस फाई। इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकले। किस तरह से, HF कितना था 100 माइनस फाई कितना था 70, तो 100 माइनस 70 30 नहीं निकल आया। तो इस इक्वेशन से मैं वो भी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैंने 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी का फोटोन फेंका और उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी बाहर आने के लिए, तो फिर जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो HF इज इक्वल टू HF0 हो जाएगी, ठीक है। HF इज इक्वल टू HF0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी क्योंकि 70 दी
और 70 ही उसको चाहिए थी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो HF इक्वल टू HF नॉट आ जाएगा। सही है, यानी कि जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी, HF इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, कब? जब मैं उतनी ही उसको एनर्जी दूं जितनी उसको निकलने के लिए चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी नहीं। ठीक हो गया, तो ये क्या थी? ये इसकी इक्वेशन थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। इससे मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, इससे मैं काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूँ, वर्क फंक्शन वगैरह निकाल सकता हूँ। ठीक हो गया, तो होप्स हो कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के लिहाज से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, BS लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लासिकल थ्योरी जो 1900 सेंचुरी से पहले की थ्योरीज हैं उसको हम क्लासिकल थ्योरीज कह देते हैं, और जो उसके बाद की उसको हम क्वांटम कह देते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ना चाहिए था। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमें पता चला और क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगी। एक चीज ये क्वांटम थ्योरी ने दुरुस्त की। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी हमें कहती थी कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन को निकल आना चाहिए मेटल सरफेस से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को उसने कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जबकि क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलेगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यह हमें क्वांटम थ्योरी ने बताया था। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अंदर इसको बस थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा दें जो उस मेटल सरफेस पे पड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट इस केस में रखा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और एक और चीज़ कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर लाइट है और ये हमारे पास मेटल सरफेस है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। अगर मैं लाइट को आगे कर दूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और आगे कर दूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपका BS में और FSE में प्रैक्टिकल भी है। उसमें भी वो इतना सा डब्बा होता है, उसमें हम मेटल सरफेस इधर वो रखी हुई होती है उसके अंदर ही, और यहाँ से बल्ब को आगे मूव करते जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट को करीब करके। ठीक है, तो ये भी चीज़ साथ में इंक्लूड कर देनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। कोशिश हमने की है कि इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाए और कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई और आपके माइंड में हुई तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।